जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हाँ, पर वो हमारे जीवन में एक ऐसी याद छोड़कर जाती है जिसे भूल पाना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने उस दौर में हमारा साथ दिया, उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज की मेरी जो कहानी है, ये कहानी एक घटना पे आधारित है, एक सच्ची घटना। तो इसीलिए आज की कहानी का शीर्षक है घटना। 8 बजने वाली है सनी, थोड़ा तेज चलना वरना अपनी दूर पैसेंजर छूट जाएगी। सिर्फ शरीर फुला रखा है तूने, कितना धीरे धीरे चलता है। अरे नहीं छूटेगी, है अभी वक्त। और तेरे लंबे लंबे पैर है भाई, तेरे उतना तेज हम नहीं चल सकते। मैं और रोशन हर रोज की तरह एक दूसरे से बात करते हुए कोचिंग से अपनी क्लास खत्म कर स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। आज रोशन बेहद खुश था। कल कोचिंग में टीचर्स डे होने वाला था और वो उसकी तैयारी करने वाला था। हम लोग रास्ते में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कहाँ से नाश्ते का ऑर्डर दिया जाएगा, कहाँ से कम पैसों में बेहतर से बेहतर केक ऑर्डर किया जा सकता है। यूँ तो साल में एक दिन शिक्षकों के लिए काफ़ी नहीं होता। जो हमें ज़िंदगी की राह दिखाते हैं उनके लिए तो पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए। पर ये दिन ऐसा होता है जिसमें हम अपने शिक्षकों के साथ घुल मिल पाते हैं। नए कोचिंग में हमारे लिए ये पहला मौका था, इसलिए हमारे अंदर उत्साह भी काफ़ी था। बात करते करते हम स्टेशन के पास पहुंच गए। प्लेटफॉर्म से ठीक पहले एक टूटी दीवार थी जो एक शॉर्टकट था। ज़्यादातर बच्चे ट्रेन पकड़ने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। हर रोज़ की तरह हम उसी रास्ते से आए। कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे ये लगा कि रोशन पीछे रह गया है, जो कि मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। मैं पीछे मुड़ने को ही था कि तभी मुझे लगा कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज़ उड़ते हुए मेरे आगे गिरी। मेरी बाईं ओर से ट्रेन गुजर रही थी। ट्रैक पर अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी दाईं ओर से आ रही थी। मैंने आगे देखा तो कोई चीज़ नहीं, मेरा दोस्त रोशन था। वो मुझसे करीब 20 मीटर की दूरी पर गिरा होगा। मैं पहचान तो गया, पर उसे दूर से देखकर मैं बेहोश सा होने लगा था। तभी दाईं ओर से भी ट्रेन आने लगी। अब मैं बीच ट्रैक में था और मेरे सामने मेरा दोस्त लहूलुहान पड़ा था। उस एक क्षण में मेरे मन में अनेकों विचार आने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोनों ओर से ट्रेन गुजर रही थी, सब कुछ बिल्कुल धुंधला हो चुका था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और रोशन तक पहुंचा। उसके सर से खून निकल रहा था और वो हल्की हल्की सांसें भर रहा था। उस वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि काश ये सब कुछ एक सपना हो और मेरी नींद खुल जाए। पर ये सब कुछ सच था। अब हिम्मत बांधनी ज़रूरी थी। मेरे दोस्त की जान शायद बचाई जा सकती थी। ये सोच मैंने उसे उठाया और प्लेटफॉर्म की ओर भाग निकला। ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ लेकर जाऊँ उसे, पर रुक भी नहीं सकता था। मेरा रुकना उसकी सांसें रोक सकता था। प्लेटफॉर्म पे किसी ने कहा कि स्ट्रेचर मिल जाएगा बाहर ले जाने को। मैंने रोशन को प्लेटफॉर्म पर लिटाया और स्ट्रेचर लेने के लिए दौड़ा। मैं जब वापस आया तो भीड़ उसे घेर कर खड़ी थी, पर कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा था। मैंने रोशन को स्ट्रेचर पर लिटाया और स्टेशन के बाहर ले गया। उस रोज़ पटना में ऑटो की स्ट्राइक थी। मेरे कपड़ों पर खून लगा था और मैं किसी बाइक वाले को रोकने की कोशिश में लगा था, पर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। थोड़ा सोचकर मैं बगल में ही खड़ी पुलिस वाली गाड़ी के पास पहुंचा। उनसे मदद मांगी। वो कहने लगे, ये मामला तो आरपीएफ का है, पहले वहाँ रिपोर्ट लिखानी होगी। मैंने मिन्नत करते हुए उनसे कहा, आप उसे अस्पताल पहुंचा दें, उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी आप कर लीजिएगा। कुछ देर की हाँ और ना के बाद पुलिस वालों की मदद से मैं रोशन को अस्पताल लेकर पहुंचा। मेरा जो सफ़ेद रुमाल उसके सर पर बंधा हुआ था वो अब खून से लाल हो चुका था। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और शुरुआती इलाज के लिए पैसे मांगे गए। उस वक्त हम दोनों के पास ऑटो के किराए से ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, पर तभी कुछ लड़कों ने पैसे देकर इलाज शुरू करने को कहा। मैंने देखा तो वो हमारे जैसे ही कुछ छात्र थे जो स्टेशन से ही हमारे पीछे आ गए थे, जिसका मुझे उस वक्त में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। रोशन का इलाज तो शुरू हो चुका था, पर मेरे लिए इन सबसे बड़ी मुसीबत अब आ चुकी थी, रोशन के परिवार को खबर करना। वो अपने घर का इकलौता बेटा था। बहुत हिम्मत करके मैंने उसके पिता को फ़ोन लगाया। हेलो अंकल, हम सनी बोल रहे हैं। हाँ कहो, आज तुमने फ़ोन किया? उसके पापा ने आश्चर्य से पूछा।
हाँ, रोशन का एक्सीडेंट हो गया कार से, हॉस्पिटल लेकर आए हैं उसको। उसके पापा ये सुनकर एकदम चुप हो गए। कब, कहाँ, कैसे, कुछ पूछने की मानो सुध ही नहीं थी उनमें। मैंने दोबारा से हेलो कहकर उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ देर बाद इतना ही पूछा कि वो कैसा है और किस हॉस्पिटल में है। मैंने उन्हें जगह बताई और फ़ोन रख दिया। सच बताना मुश्किल था और खबर करना ज़रूरी, इसीलिए मैंने चोट की गंभीरता और कारण को उनसे छिपाया। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्हें सारी बात समझ आई। आज 8 साल बाद मैं और रोशन फ़ोन पर इस पूरी कहानी को दोहरा रहे हैं। आज हम इस कहानी का जिक्र करते हुए हंसते भी हैं, और शायद ऐसा ही होता है। हर मुसीबत, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वक्त के साथ वो एक सुनहरी याद बनकर रह जाती है। तो ये थी मेरी आज की कहानी घटना। आगे सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।